बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट एंगल बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन के साथ। ख़वातीन और हज़रात, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले मर्द जो होते हैं उनका इस्तेहसाल होता है इस मुल्क में, हमने देखा है। लेकिन गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाली जो ख़वातीन होती हैं उनका दोहरा इस्तेहसाल होता है, जिसको हम सुपर एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो उनका इस्तेहसाल होता है गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले फर्द के तौर पे, और दूसरा उनका इस्तेहसाल होता है गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले फर्द के साथ साथ औरत होने के तौर पे, क्योंकि उसी तबके का जो मर्द होता है वो भी उनको औरत समझ के उनका इस्तेहसाल करता है। इसलिए वजह कि हमने देखा कि हमारे मुल्क में कभी तो औरत को एक कमोडिटी समझा जाता है, कभी अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता है, कभी उसे घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, कभी कुरान से शादी, कभी कारोकारी, कभी वनी। बेशुमार मसाइल हैं जो पाकिस्तान में एक खातून अगर आप हैं तो आपको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर इन तमाम मसाइल से आप निकल जाएं और आगे बढ़ जाएं और आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आपकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही है, तो फिर भी हमने देखा है कि कोई खातून अगर कुछ अचीव करती है, अपने लिए कोई नाम पैदा करती है, तो भी लोगों को हजम नहीं होता। एक हालिया मिसाल पाकिस्तान की सुपरस्टार महविश हयात के हवाले से, जिनको तमगा इम्तियाज के हवाले से नॉमिनेट किया बाय द प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन का आगाज किया और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की। इस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। महविश हयात खुद हमारे साथ होंगी। लेकिन अभी स्टूडियो में मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जवाद अहमद साहब बहुत जबरदस्त सिंगर हैं और बराबरी पार्टी पाकिस्तान के सरबराह हैं। बचपन से हम तो इनके गाने सुनते हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं और इनकी बहुत दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसके पास ऑलरेडी फेम था, फैन फॉलोइंग थी। सियासत बड़ा मुश्किल काम होता है, फिर भी वो जाके अगर लोगों की खिदमत करने के लिए सियासत का रास्ता इख्तियार कर रहा है तो दैट इज अ डिफिकल्ट जॉब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं शौकत बसरा साहब। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बसरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि हम खवातीन के हवाले से और खास तौर पे फिल्म स्टार महविश हयात का जो इशू है उस पर बात करें, कुछ एक जरा सी बात हम कर लेते हैं पहले लोकल पॉलिटिक्स पे। जो खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई, जो इस वक्त बहुत दोनों अहम जमातें हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, उनमें जो टसल चल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा थोड़ी देर पहले 3 वज़रा के हवाले से जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ये सुनिएगा। These individuals must be immediately removed from Imran Khan's cabinet ताकि ऑपोजिशन, पाकिस्तान की ऑपोजिशन माने कि ये लोग सीरियस है और ये वाकई ही कलदन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। तब तक हम नहीं मानेंगे। आपने सुना बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे थे कि इन 3 वज़रा को हटाया जाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फौरी तौर पे, ताकि हम समझें कि कलदम तंजीमों के खिलाफ जो आप एक्शन ले रहे हैं उस हवाले से आप सीरियस हैं। क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात कर रहे थे? एक शहरियार अफरीदी साहब का सॉट है इन 3 में से एक मिनिस्टर जिसको बेस बना के बिलावल भुट्टो साहब ने बात की। ये सॉट सुनिएगा शहरियार साहब। सही साहब की तंजीम है, हम इसको आलमी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कोई माई कलाल जब तक हम असेंबली में और तहरीक इंसाफ है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़े, जो पाकिस्तान के लिए हक और कलमा हक का साथ देगा हम उसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा ईमान है। जी, आपने सुना कि वो हाफिज सईद साहब के हवाले से शहरियार अफरीदी का एक स्टेटमेंट था। दूसरे मिनिस्टर जो बहुत मशहूर है, मकबूल है, जिनकी टीवी पर रेटिंग्स भी बहुत आती हैं, शेख रशीद साहब, उनका जिक्र बिलावल भुट्टो साहब दबे अल्फाज में अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। शेख रशीद साहब को किस वजह से वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। शेख साहब का शॉट जो वजह है बिलावल की तनकीद की, सुनिएगा। अल्लाह के बाद कश्मीरी हाफिज सईद की तरफ देख रहे हैं, किसी खारजा पॉलिसी की तरफ नहीं देख रहे। मैं आपको बता नहीं सकता कि इन लोगों की कितनी बड़ी खिदमात हैं। ये किसी और मुल्क में पैदा होते तो लोग इनके कदम चूमते। ये किसी और मुल्क में पैदा होते, लोग इनके पांव धो के वुजू करते। जितना बड़ा मुजाहिद हाफिज सईद है, उतना बड़ा डाकू नवाज शरीफ है। बहुत बड़ी बात की शेख रशीद साहब ने, किसी और मुल्क में पैदा होते तो लोग
ان کے پاؤں دھوکر وضو کرتے. میرے حساب سے بہت بہت بڑی بات, بہت بہت زیادہ کچھ کہہ گئے شیخ صاحب. لیکن اس سے پہلے کہ میں شوکت بسرا صاحب کا اس کے اوپر جو ہے اوپینین لوں, جواد احمد صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں, بیکاز آپ کا تعلق دونوں میں سے کسی بھی پارٹی کی طرف سے نہیں ہے. بلاول بھٹو جس بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کے ان 3 وزراء کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, وہ سارٹس بھی میں نے آپ کو سنوائے, اور جو ان کا رسپانس ہے شیخ صاحب کا وہ بھی میں تھوڑی دیر میں سناؤں گا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو بالکل انڈیا کا جو نیریٹو ہے, بیانی ہے, اس کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں, اور اس کی بنیاد پر جو تنقید مجھ پر ہندوستان کرتا ہے وہی بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں. تو بینگ somebody جس کا تعلق دونوں پارٹی سے نہیں ہے, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جواد صاحب؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بلاول زرداری جو بات کر رہے ہیں اس سے اس حد تک متفق ہوں, کیونکہ اگر آپ پولیٹیکل اسلام دیکھیں, پولیٹیکل ریلیجن دیکھیں کہیں پر بھی, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو مسائل ہو رہے ہیں, جیسے ابھی ہم نے ریسنٹلی کرائسٹ چرچ کا بھی واقعہ دیکھا ہے, جی, یہ اصل میں ریلیجیوسٹی ہے جو بڑھ رہی ہے. اور جب سٹیٹس اس کو پیٹرنائز کرتی ہیں, ریاستیں خود, اور پھر ریاستوں کے اندر ایکٹرز, ریاست کے یا نان اسٹیٹ ایکٹرز دونوں, وہ جب اس کو بڑھاوا دیتے ہیں تو یہ لوگوں کے اندر رچ بس جاتا ہے, اور یہ جلدی نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ ہوتا ہے, سیپ ان کرتا ہے یہ. اور یہ آپ کی جو کتابیں ہیں, ٹیکسٹ بک جو آپ کو پڑھائی جاتی ہے, اس کے اندر بھی اگر اس طرح کی چیزیں ہوں جس میں نفرت کی بات ہو یا ایسا مواد ہو جس سے آپ کو پتہ لگے کہ جی کچھ ریلیجنز ہمارے اگینسٹ ہیں یا کچھ سیکٹس, فرقے ہمارے اگینسٹ ہیں, تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے, اور لوگوں کے اندر جو ایسا نفرت محبت کی جگہ لے لیتی ہے, اور جو فساد ہے نا وہ جگہ لے لیتا ہے امن کی طرف. جی ٹھیک. اب مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف ہے, اور بڑی معذرت کے ساتھ اس کے اندر تو ان کی کوئی آئیڈیالوجی اس حوالے سے تو ہے ہی نہیں. ان کے اندر ہر قسم کے لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں جو مختلف مذہبی جماعتوں سے آئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں بالکل ہی لبرل ہیں, کچھ لوگ جو مطلب ان کی کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا کنزرویٹو یا لبرل سٹانس ہوتا ہے ایک پارٹی کا. ٹھیک ہے, لیکن جواد صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حوالے سے کوئی آئیڈیالوجی نہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ابھی جو سٹیپس لیے ہیں, جس طرح سے مدارس کا کنٹرول سنبھالا ہے, ان کی پراپرٹی کو ضبط کیا ہے, جس طرح سے 100 سے اوپر لوگوں کو حراست میں لیا ہے, اس طرح کے سٹیپس کسی اور گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے نہیں دیکھے پہلے پاکستان میں ہوتے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی اس ٹائم پہ تو وہ یہی کر رہی ہوتی, کیونکہ جو حالات ہوئے ہیں, جو انڈیا کے ساتھ آپ کا معاملہ بنا ہے, دیکھیں عمران خان صاحب نے تو اس حد تک سوری ٹو کٹ یو جواد بھائی, لیکن انڈیا کے ساتھ تو حالات ہمیشہ سے خراب ہیں. کارگل وار بھی تھی, ممبئی حملہ 2008 میں ہوا, اس سے پہلے ہندوستان کی پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا. ہمیشہ ایسا ہوتا رہا نا, ہمیشہ کہتے تو تھے کہ ہم نے ان کو کل عدم قرار دے دیا, ہم نے اس طرح کر دیا, وہ تو کہتے تھے لوگ, ہر دفعہ ہوتا تھا. لیکن حافظ سعید کو پہلی دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری حافظ سعید جماعت الدعوہ کو, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لشکر طیبہ جو اس وقت کی آرگنائزیشن, میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں نا. دیکھیں اس دفعہ جو ہے نا بہت آگے معاملہ چلا گیا تھا. اس معاملے میں تو امریکہ انوالو ہوا ہے, اس معاملے میں تو انڈیا جو ہے اس نے بڑی مشکل سے یہ بات مانی ہے کہ اچھا ہم نہیں کرتے کچھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم انڈیا سے ڈرتے ہیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کچھ کرے گا تو ہم ریٹیلیٹ نہیں کریں گے, لیکن وہ اگر کرے گا تو جنگ تو ہوگی نا. تو پاکستان تو کرتارپور جو بارڈر ہے, کرتار سنگھ بارڈر, اس وقت سے لے کے آج تک امن کا خواہاں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ پوزیشن جو ہے عمران خان صاحب کی نہیں ہو سکتی. صرف عمران خان صاحب کی پوزیشن اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ وہ پوزیشن ہے جو فورن پالیسی کا سب سے امپورٹنٹ جز ہے, اور یہ ہمیشہ سے اسٹیٹ کے پاس ہے. یہ بہت عرصہ ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں, یہ اداروں میں سے جناب یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے. اسٹیٹ جب چاہتی ہے کہ امن کی طرف جانا چاہیے تو اسی وقت پاکستان جاتا ہے. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ میں بینگ اے پولیٹیکل پارٹی چیئرمین, میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں فوج کی, بہت ہی زیادہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں اس وقت ان کا عمل دخل کم ہوگا جب ایک عوامی پارٹی ابھرے گی جو مڈل کلاس محنت کو. مجھے on that point I have to take a break. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو شوکت بسرا صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت یہاں پر ترجمان ہے ہمارے پاس, ان سے یہی سوال رکھیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں after the break. ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل. جواد احمد صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ابھی جو بھی کالعدم تنظیموں کے حوالے سے کاروائی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کر رہی ہے, یہ نہیں کر رہی ہے بلکہ یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے, اداروں کی پالیسی ہے, اور یہ ان کا جو ہے نظریہ ہے جس کو آگے لے کر کے چلا جا رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں شوکت بسرا صاحب سے اس کے اوپر رسپونڈ لوں, شیخ رشید صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے جو شیخ رشید صاحب پر کڑی تنقید کی کہ ان کو کیبنٹ سے باہر ہونا چاہیے, اس کا جواب کن الفاظ میں دیا ہے, یہ ذرا سنیں.
अभी बिलावल भुट्टो इंडिया की जुबान बोल रहा है, ही इज ए इन्फ्लुएंस एजेंट ऑफ इंडियन मीडिया। ये इतने जालिम लोग हैं कि 7 साल तक अपनी माँ के ट्रायल पर नहीं गए जी। एक दिन तारीख पे ना मियाँ गया ना बेटा गया, और वो मुलजम जो हैं बरी हो गए। जी शौकत बसर साहब, ये जो शेख साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिंदुस्तान की जुबान बोल रहा है, ये तो आपस में जिस तरह से वो आप पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, आप उन पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान के अवाम कहाँ हैं, उनके मसाइल कहाँ हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, ये हस्पताल और इस तरह की सारी चीजें जो डायरेक्टली अवाम से रिलेटेड है, वो कहाँ है? सर ये पॉलिटिक्स किस किस्म की है? मैं तो यहाँ पे कहूँगा पाकिस्तान कहाँ है। देखिए यहाँ पे बात ये है, मैं दिल से आपको बात कह रहा हूँ, मैं बिलावल साहब की तकरीर सुन के सख्त मायूस हुआ। मैंने 25 साल उस पार्टी में रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए जी कि पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग होती है, उनको ब्रीफिंग दी जाती है, वहां कोई बात नहीं करते हैं बिलावल साहब। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है दोनों का, वहां पे हर आदमी को मौका दिया जाता है अपनी गुफ्तगू करें। कोई मुझे एक वर्ड निकाल दें कि उन्होंने कोई ऐसी बात की हो कि जी ये इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही या कालादम तंजीमें जो हैं वो काम खराब कर रही हैं। वहां पे भी पूरी की पूरी पार्लियामेंट एक पेज पे थी, पार्लियामानी ग्रुप्स की मीटिंग एक पेज पे थी। फिर आनंद फानंद किया 2 रात बाद हो गया कि बिलावल साहब ने, और तकरीर वो कहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक तो टाइमिंग मुलाजा करें और दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जाकर सिंध असेंबली के अहाता में जहां पर सुराज दानानी साहब पकड़े हुए हैं। मेरा अपना जाती ख्याल है बिलावल साहब परेशान है जाती मामलात से, एक नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, अब बाप का बैगेज नहीं उठा पा रहे। अब हालत यह है कि आसिफ साहब, फरियाल बीबी, पूरी की पूरी फैमिली इस बुरे तरीके से जकड़ी हुई है कि अब वो उस बात से, अब मैं समझ रहा हूं पहले बड़ा नफ्स को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, इन हालात में ये बात करना। आप देखिए ना हमारे ऊपर मोदी क्या कहते हैं, और वो मुजी जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कही है फवाद भाई ने, मैं उस बात से थोड़ा सा इसलिए इत्तेफाक नहीं करता। देखें स्टेट की पॉलिसी इस वक्त जितना आइडियल कॉम्बिनेशन तमाम इदारों का आपस में है, तमाम इदारे अपने अपनी डोमेन में रह के काम कर रहे हैं, हमारी हर तरह से ये भारत के खिलाफ सियासी, अस्करी और इखलाकी फतह हुई है। पूरी कौम एक पेज पे थी। 22 करोड़, अगर अपने 22.5 करोड़ आवाम का है तो एक एक आदमी खा वो फौजी नहीं है, फौज बन के वो सामने आया हुआ है। उन हालात में मोदी ने पुलवामा का वाकया हुआ या यूएनओ में जाते हैं, यहां जाते हैं, क्या कहते हैं हमारे मुतालिक? ये कहते हैं कि इनकी बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने अपने दहशतगर्द पाले हुए हैं, सिंध के वो कश्मीर के अंदर जाकर वो कार्रवाई करते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई करते हैं, और हम हर दफा उनको कहते हैं कि आप हमें सबूत दीजिए। पुलवामा का वाकया होता है, प्राइम मिनिस्टर ने कहते हैं कि लाइए आपके पास जो भी सबूत है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है बसरा साहब कि अगर सबूत नहीं वो हमें फराहम कर सके हैं तो उसके बावजूद फिर पाबंदी तो आप लोग लगा रहे हैं ना? उसी बात पे मैं आ रहा हूं। एहतियाम देखिए, नेशनल एक्शन प्लान तमाम पार्टीज ने एंडोर्स किया, आज से पहले बना। क्या वजह थी? उस वक्त तो हुकूमत तहरीक इंसाफ की नहीं थी, उस वक्त तो पार्लियामेंट में खान साहब नहीं थे। आपने इनको क्यों नहीं, अगर जब ये फैसला कर लिया गया था कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो क्यों नहीं हुआ? आज अगर ये बिल्कुल आपने सही मेंशन किया था, क्या कारगिल की जंग नहीं हुई उस वक्त? उसने हमें क्या क्या नहीं कहा? नहीं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आया हिंदुस्तान की तरफ से, दूसरी तरफ हिंदुस्तान जिन जमातों पर पाबंदी लगवाना चाहता है उन पर आप पाबंदी भी लगवा रहे हैं। ऑलरेडी पाबंदी है, एक बात को नहीं, जमात दावा पर तो नहीं थी ना, नहीं थी, हाफिज सईद पर तो नहीं थी ना। अब मैं अर्ज करता हूं कि दुनिया में जाके वो ये कहते हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि इनकी ये जो हाफिज सईद साहब के मुताबिक कितना प्रोपेगेंडा किया गया जी, सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन क्या हमें पाकिस्तान को ये मैसेज नहीं देना दुनिया को? देखेंगे आपने हमें सबूत भी फराहम नहीं किया हाफिज सईद साहब के खिलाफ। प्रोपेगेंडा, आई एग्री विद यू, प्रोपेगेंडा बहुत किया गया हाफिज सईद के खिलाफ, लेकिन शेख साहब ने जिस लेवल पे, जिस पेडेस्टल पे हाफिज सईद साहब को बिठाया, आप उससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, देखिए मैं फिर ये कह रहा हूं कि उस वक्त तक जब हाफिज सईद साहब के पेडेस्टल, शेख साहब की बातों से ये नहीं, मैं वहां पे उनको डिफेंड करने बैठा हूं, वो खुद जवाब देंगे जी। हमें बड़ी गुफ्तगू मुहतात होकर करनी चाहिए। हमारा दुश्मन, हमारा मुखालिफ, आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए मैं नहीं समझता कि शेख साहब को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी, आप इख्तलाफ करते हैं? देखिए मैं खुद कह रहा हूँ इख्तलाफ करते हैं। हमें बड़ी सोच समझ के ऐसी बातें, हमारे मुखालिफिन, हमारे वो दुश्मन जिन्होंने, वो इंडिया, वो चिराग लुमड़ी जिसने हमें आज तक दिल से तस्लीम, ठीक है, अच्छा, इन चीजों को कोड करते हैं। देखिए ना, शुरू में एक बात, बिलावल साहब की स्पीच को कौन कोड कर रहा है? बिलावल साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंडिया के तमाम चैनल्स उठा लें। सर कोट करना तो कोई अगर कोई कोट कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं। साथ क्या कह रहे हैं? अच्छा चले इसके ऊपर हम करते हैं, जस्ट होल्ड ऑन दिस डिस्कशन फॉर अ सेकंड।
जो नैरेटिव मोदी का है, बसरा साहब एक सेकंड रुकिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज मैंने किया था खवातीन के हकूक के हवाले से, एक इंट्रो मैंने दिया था और मैंने कहा था कि हमारी सुपरस्टार है, फिल्म स्टार है महविश हयात, उनको तमगा इम्तियाज देने के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पे बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ एक कैंपेन चली और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई। महविश हयात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। महविश, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, आई कैन हियर यू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा महविश, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपको नॉमिनेट किया गया है सितारा इम्तियाज के लिए, और उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चली है और जिस तरह से आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एज अ वुमेन, एक औरत की हैसियत से आप क्या महसूस कर रही हैं, और दूसरा ये कि आप कोई ऐसी औरत नहीं है जो कि हालात की मारी हुई है, यूर अ पावरफुल वुमेन, आप वर्किंग वुमेन है, जो भी आपके खिलाफ हुआ है सोशल मीडिया को लेकर के, क्या उसके खिलाफ आप कोई भी कदम उठाएंगी और बाकी औरतों के लिए कोई मिसाल कायम करेंगी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, बहुत मेहनत की है, सब कुछ किया, बट एक मर्द से कभी ये नहीं पूछा जाता कि वो ये अवार्ड क्यों जीत रहा है, क्या उसने अपनी मेहनत के अलावा कुछ और किया था टू गेट दैट अवार्ड। बट इट्स रियली शॉकिंग टू सी कि जब व्हेन अ वुमन विन्स एन अवार्ड और बिकम सक्सेसफुल, तो ना उसकी 10 साल की मेहनत को देखा जा रहा है, या उसकी 5 हिट्स देने को देखा जा रहा है, या ये कि उसने इंडस्ट्री के रिवाइवल में काम किया है, या ये कि उसने अपने मुल्क के साथ लॉयल रहते हुए वही काम किया एंड पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया। ये सब चीजें एक तरफ हो जाती हैं और फिर किरदार कशी शुरू हो जाती है, या कैरेक्टर असैसिनेशन लाइक यू सेड। आई थिंक इट्स रियली अनफेयर। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम औरतों के हुकूक की बात करते हैं, बट हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और हम जज करने के लिए 1 मिनट नहीं लगाते जज करने में कि इसने ये सब कुछ तो नहीं किया, बट हाँ, मे बी शी डिड समथिंग एल्स to be deserving this award. That's really hurtful because an artist, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं और लोग मेहनत करते हैं, बट जब एक आर्टिस्ट की लाइफ होती है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज फॉर अस। अच्छा, so it really hurts and I want to put an end to it. जी I want to work for it and work on it because वही वाली बात है, अगर इस तरह हमारा अनएथिकल जर्नलिज्म होगा जहाँ गलत सलत एक औरत पे बाकायदा आर्टिकल्स इस तरह के लिखे जाएं जिसमें ये सजेस्ट किया जाए और लोगों के परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश की जाए बाय सेइंग समथिंग सो अनएथिकल एंड सो रॉन्ग, I think I must take a legal action and I'm going to take a legal action against it because somebody has to do something about it. Right. ये जो आपने कहा कि it is really very unfortunate, खास तौर पे कि जब कोई खातून कुछ अचीव करती है, किसी मुकाम पर पहुंचती है, तो फिर वो लोग जो कि मुख्तलिफ यहाँ पर तबके हैं ना जी, मुख्तलिफ उनके मोटिव्स हैं जिसकी वजह से फिर नेगेटिव एक बातें फैलाई जाती हैं उस हवाले से। तो एक तो उन लोगों का किरदार है, बट एट द सेम टाइम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नाउ दैट यू डिसाइडेड टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट इट, और जैसा कि आप कह रही हैं कि मैं जिन लोगों ने ये किया है उनके हवाले से जो भी मैं कर सकी मैं करूंगी, तो क्या आपको अपने इर्द गिर्द आपकी फ्रेटर्निटी में से या अदरवाइज सपोर्ट मिलती नजर आ रही है? क्या हम ये मैसेज देना चाहेंगी आप पाकिस्तान में यूथ में उन खवातीन को जो सुन रही हैं इस वक्त आपको, कि सपोर्ट करने वाले लोग भी मौजूद हैं इसी मुल्क में? जी जी जी, ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेट ही मिल रहा है। A lot of fans and a lot of my industry peers, people from my fraternity, they have come out and they spoke about it and they spoke against this whole situation, क्योंकि जाहिर है हमारी बहुत छोटी सी कम्युनिटी है और हम बहुत मेहनत से इस मुल्क के आर्ट के लिए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड दे ऑल नो हाउ इट फील्स एंड दे ऑल केम आउट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन सब ने आके मेरे लिए स्टैंड लिया and they stood by me and they all showed support and I'm really thankful to them because हम सब बहुत छोटी सी कम्युनिटी है। I'm saying that again and I'm repeating it because हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड आर्टिस्ट के साथ, एंड दैट इज द थिंग बिकॉज सपोर्ट है तभी मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप ये स्टेप ले रही हैं एंड यू आर स्पीकिंग you know about it, और उन्होंने कहा जरूर आपको करना चाहिए। लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटेड मी फॉर दिस
because this is needed. I think it's about time. हम बहुत सारी चीजों को निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट देखें बात जब पर्सनल अटैक पे आ जाए, बात किसी के कैरेक्टर पे आ जाए, दैट इज रियली रॉन्ग एंड अनफेयर और अनफॉर्चुनेट आई वुड से। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच महविश हमें ज्वाइन करने के लिए। और बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर आपके खिलाफ इस तरह की कोई कैंपेन होती है, अगर वो खातून जो कोई मुकाम रखती है या जो कुछ करने की इस्तात रखती है वो उस हवाले से कोई कदम नहीं उठाएगी, तो वो खवातीन जिनमें इस्तात नहीं है, जिनका ताल्लुक वर्किंग क्लास है, वो तो सर्टनली फिर कुछ भी नहीं कर सकती और उनके लिए कोई मिसाल कायम नहीं होगी। एक ब्रेक लेनी है, जवाद अहमद साहब से भी इसी हवाले से मैं कॉमेंट लूंगा और उसके बाद मजीद डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू राइट एंगल। इस वक्त शौकत बसरा साहब, जवाद अहमद साहब और महविश हयात मेरे साथ मौजूद हैं। जवाद अहमद साहब, जो ब्रेक से पहले महविश हयात से बात हो रही थी, जिस तरह से वो कह रही थी कि जी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई उनकी जब से उन्हें नॉमिनेट किया तमगा इम्तियाज के हवाले से, तो एक ऐसी खातून जो अपने काम की वजह से नोटिस हो रही है और गवर्नमेंट लेवल पर अगर उसे अप्रिशिएट किया जा रहा है और उसके बाद कुछ लोगों की तरफ से उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जाती है, किरदार कुशी करने की कोशिश, आई मीन अगर आप ये कहना चाहते हैं दैट शी डजंट डिजर्व बिकॉज ऑफ अ परफॉर्मेंस, दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो एक आर्ग्यूमेंट है, आप उसे एग्री करें, आप उसे डिसएग्री करें, आप इत्तेफाक इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन किरदार कुशी करना, क्या कहेंगे इस बारे? पहले तो मैं बताऊंगा कि मुझे 2004 में तमगा इम्तियाज मिला, 2006 में मुझे सितारा इज़हार मिला, 2017 में मुझे ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला और तीनों प्रेसिडेंशियल अवार्ड से। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि आपको ये क्यों मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि इतने सारे और भी अवार्ड्स और लोगों को मिले हैं। पाकिस्तान जो है ना इस वक्त, क्योंकि आप मर्द थे, हाँ क्योंकि मर्द है एक, दूसरी बात ये भी नहीं, सोशल मीडिया तो 2017 में तो था जब मुझे ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला। बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कि कॉन्डिसेंडिंग और एक डेरोगेटरी एक पूरी कौम के अंदर एक ये रवैया है खवातीन के हवाले से, लेकिन उसकी वजह एक और भी है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि पॉलिटिकल रिलीजन जो है ना, जब वो हो जाए ना और उसको यूज किया जाए किसी मुल्क के अंदर इतना ज्यादा जितना हम सब यूज करते हैं, तो फिर ये समझ नहीं आती, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गाना, डांस, एक्टिंग क्या ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है या नहीं है। लोगों के तो अंदर से ये डिबेट नहीं निकली अभी तक, तो ऑफ कोर्स वहां पे फिर ज्यादा अताब जो है वो औरत पे आता है। मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के अंदर अब बड़ी हो गई है, हमें इस मुल्क को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहिए जहां पे जिसका एक अकदार के अंदर रह के जिसका जो दिल करे वो कर सके, और हम एक दूसरे को जज ना करें और हम ये ना करें कि हम मॉरल पुलिस मैन या पुलिस वुमेन बन जाएं। मैं तो देखता हूं कि इवन औरतें जो हैं वो भी औरतों के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करती हैं। मैं उस दिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में गया, मैंने वहां पे ये कहा था, उधर स्टूडेंट्स बैठे थे मेरे सामने, लड़के भी थे लड़कियां भी थी, बहुत सारी लड़कियों ने जॉब भी लिया हुआ था, कुछ लड़कियों ने नहीं लिया हुआ था। मैंने कहा वी नीड सच पाकिस्तान इन विच इफ अ गर्ल एक्चुअली कवर्ड हरसेल्फ विद अ हिजाब शी शुड बी एज रिस्पेक्टेबल एज द अदर वन हु डज नॉट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, क्योंकि होता ये है कि हम, और इसमें वैसे भी पर्सनल डोमेन का, ये रिलीजन इज एक्चुअली एवरीवन्स पर्सनल डोमेन, और ये इसको इस तरह ही होना चाहिए। होता क्या है कि हम रिलीजन को डालते हैं पॉलिटिक्स में। मैं इसमें एक बात को थोड़ी और भी करना चाहूंगा। देखें, हमें ज़ियाउल हक साहब के जमाने में भी ये हुआ, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी ये किया कुछ हद तक, फिर बेनजीर साहबा के जमाने में भी हुआ। बेशक वो कहते हैं जी सारे कि वो लिबरल जमात है, लेकिन उन्होंने भी तस्वीर पकड़ी, उन्होंने भी वो एक खास अटायर अपना लेके आई। फिर इमरान खान साहब तो अब एक बिल्कुल अगले टेंशन में चले गए हैं, वो मदीना की रियासत की बात करते हैं। अब मदीना की रियासत खुद इतनी कंफ्यूजिंग एक बात है, वो मदीना की रियासत उन्होंने बनाई थी, जो मदीना में उस वक्त थे वही बना सकते थे, हम नहीं बना सकते, वो लोग थे। हम पाकिस्तान बना सकते हैं ऐसा मुल्क जहां पे हमें सबको रोटी मिले, सबकी गुर्बत काम खत्म हो, सबको खुशहाली मिले, तालीम सेहत मिले। मैं वही बता रहा हूँ, देखें ये वही बात, देखें ये वही बात है ना, ये वही बात है। फिर आप अपनी बातों को ट्विस्ट करके जो मर्जी करें। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही वो रियासत बनाई थी, आप उनके जमाने में बनी थी, अब हम नहीं वो बना सकते। हमें उसको इस तरह की बातें करने से होता क्या है, शियाज अपनी मदीना की रियासत की बात करेंगे, फिर बरेलवी अपनी करेंगे, देवबंदी अपनी करेंगे, हर इंसान अपने हिसाब से उसको देखेगा। फिर ट्रंप जब वहां करता है वो जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट जो होता है, और फिर जो मोदी करते हैं वहां पे हिंदुत्व, तो हर एक अपने रैशनैल तो होता है ना, हर एक के पास अपना अपना। मैं कहता हूँ कि पोलिटिकली रिलीजन को जब तक इस्तेमाल किया जाएगा और जब तक लोगों के पर्सनल डोमेन में नहीं आएगा, बल्कि लोगों के
پولیٹیکل, کلچرل, سوشل, ہر ڈومین میں وہ اس طرح شامل ہوگا اور باقاعدہ جج کیا جائے گا لوگوں کو, تو یہ معاملے ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا مہوش, یہ جو جواد صاحب نے بات کی کہ مرد تو خواتین کے خلاف کردار کشی اور اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں جب بھی کسی خاتون کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن خواتین بھی کرتی ہیں. بہت ساری خواتین ایسی ہیں, خواتین ہوتے ہوئے وہ وہی کچھ کرتی ہیں جو ایک انسیکیور مرد کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کا بھی کوئی ایسی خواتین سے پالا پڑا ہے؟ آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین بھی سیم چیز کرتی ہیں. جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد تو کرتے ہیں بہت سارے, ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے, لیکن کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں جو خاتون ہونے کے باوجود اسی طرح کی کردار کشی کر رہی ہوتی ہیں جس طرح کی ایک انسیکیور مرد کر رہا ہوتا ہے. تو آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ یہ تو وہی والی بات ہو گئی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ عورتیں جو ہیں وہ بہت ہی کوئی فرشتہ ہیں اور مرد جو ہیں وہ بہت ہی کوئی, اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی. ظاہر سی بات ہے دونوں طرف سے ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک جینڈر کو جو ہے کہہ دیا جائے کہ یہ تو بالکل صحیح ہے. اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, اور ایسا ہوتا ہوگا, بالکل ہوتا ہوگا. بٹ اگین آئی وڈ سے کہ زیادہ میجورٹی کی اگر بات کی جائے تو ایسا ہی ہوا ہے, صرف یہاں نہیں دنیا بھر میں, کہ ویمن ہیو بین سبجیکٹڈ ٹو, ان کو پے گیپ ہوتا ہے, انیکوالٹی ہوتی ہے. All of that happens all around the world. But then again, ظاہر ہے دونوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا نا. That is what I'm saying. میں صرف یہ نہیں کہہ رہی, بہت ساری خواتین بھی ایسی ہیں جنہوں نے شاید مجھ پہ اس طرح انگلی اٹھائی ہوگی کیریکٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, اینڈ دیٹ شوڈ بی انکاؤنٹرڈ. یہ سب سائبر بلینگ کا حصہ ہے, اور چاہے وہ مرد کر رہے ہوں, خواتین کر رہی ہوں, بچے کر رہے ہوں, we need to work on that. That's why I'm saying کہ یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے ٹھیک ہم سب نے مل کے کرنی ہے. We need to be united to do this together. اس کیمپین کے حوالے سے آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں آپ نے یہ کہا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے خلاف یہ کیمپین کی تھی کہ withdraw this article and post a written apology else legal action will be taken against this. تو اگر آپ سے apologize نہیں کیا جاتا اور اس چیز کو withdraw نہیں کیا جاتا تو will you be going for a legal action against them? I will take, of course, the steps needed to get this clarified. دیکھیں میرے بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ میرے کام پہ جتنی برائی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, جس کو بھی. That's how, that's criticism. اور وہ unhealthy criticism ہو یا healthy criticism ہو, I am open to it. ہم سب as a public figure ہم یہ سب فیس کرتے ہیں, اور ہمیں کام پہ آپ جتنا بولنا چاہیں بول سکتے ہیں. اچھا لگا, برا لگا, یہ صحیح نہیں تھا, وہ صحیح نہیں تھا. But you can't judge me based on my work and then point fingers at my character. آپ personal ہونا تو بالکل غلط بات ہے. And this is really unfair, unfortunate. کیونکہ آپ کام, the work that I do, fine, you can judge me on that, you can criticize me on that. But you can't, آپ میری پرسنل لائف کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے because you don't even know me. رائٹ. بس صاحب آپ جی میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. آپ کی حکومت بھی ہے سر, یہ جو سائبر کرائم ہے اس حوالے سے کچھ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ. ویسے تو 2016 میں ایک ایکٹ آیا لیکن آپ کی حکومت آنے سے پہلے آیا ہے, تو خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے. اور میں ایک سوال لے لیں میرا, فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی FIA جو سائبر کرائم کو ڈیل کر رہی ہے خواتین کی حق عزت کے حوالے سے, ریسورسز کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے, کمپلینٹس کے انبار لگے ہوئے ہیں, فائلیں بنی پڑی ہیں, لیکن ریسورسز نہیں ہیں, انویسٹیگیٹنگ آفیسرز نہیں ہیں. تو کب کریں گے اس حوالے سے؟ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ہم جینڈر ڈسکریمنیشن پہ اور عورت مرد اس چکر سے نکل رہے. 3 دن پہلے ابھی ہم نے خواتین کی آزادی کا, ان کے حقوق کا دن منایا ہے, سیلیبریٹ کیا ہے. عورت ماں ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے. ہمارا ایک معاشرے کا اہم رکن ہے, 50% سے شاید وہ ہم سے زیادہ ہیں. اور آج کس میدان میں خواتین کام نہیں کر رہی ہیں, تو یہ تو ویسے ہی بہت میں سمجھتا ہوں بلو دی بیلٹ بات ہے اور اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہے کہ آپ کسی کے کریکٹر پہ ہٹ کریں. ہاں بالکل وہ مہوش کی بات 100% صحیح ہے کہ آپ کو کام کے حوالے سے کریں, جو مرضی بات کریں. اور جہاں تک حکومت کی بات رہ گئی, دیکھیں حکومت نے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی حوالے سے کریک ڈاؤن ہوا ہے. اس میں 2-4 ایک جرنلسٹ بھی آئے تھے اس میں, جو انہوں نے سائبر کرائم کے حوالے سے, اور اس میں میرے خیال میں کافی کچھ ہو بھی رہا ہے. ہاں ریسورسز کی آپ کی بات درست ہے. اس کے اوپر سوشل میڈیا تو ویسے میں جب بھی فواد بھائی کو کہہ رہے تھے مجھے بھی ملے جواد بھائی کو, لیکن اس وقت سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا. اب تو سوشل میڈیا اتنا آزاد ہو گیا کہ آزادی کی حدیں بھی ساری کراس کر گیا ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ جو موجودہ ہے, میں اس کا ایک حصہ ہوں,
بالکل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور سختی سے کام ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ گفتگو شروع کر دیں, بلو دی بیلٹس باتیں شروع کر دیں, جس سے آپ بطور مسلمان بھی آپ کی تضعیف ہوتی ہو. اور یہ میں معاشرے کا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے اس قسم کی کم سے کم گفتگو نہیں ہونی. جی بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں جی, وقت بالکل ختم ہو گیا, لیکن جاتے جاتے میں صرف اتنا کہوں گا کہ گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے, جو فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سائبر کرائم از اے ویری ریسنٹ فنومینا. یہ تو جب سے انٹرنیٹ آئی ہے, سائبر سپیس آئی ہے, اس کے حوالے سے قوانین بنے, ابھی جس لیول پر بننے چاہیے اس لیول پر نہیں بنے اور ان کا اطلاق بھی نہیں ہو رہا. لیکن اور بہت سارے ایسے جرائم جو کہ ہوتے ہیں پاکستان میں, اس کے حوالے سے ابھی تک سائنٹیفک میتھڈز پر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے. قتل کے مقدمے میں نہیں ہوتی ہے, ریپ کے مقدمے میں نہیں ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو اب اس کے اوپر بہت سیریس ہونا پڑے گا. سائبر کرائم تو بہت دور کی بات ہے. I really wish کہ بسرا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے اور ریسورسز کو بڑھائیں گے. اب گورنمنٹ نہ صرف یہ کہ وہ جو ریگولر کرائمز تھے, ریپ اور مرڈر والے, اس میں بھی جدیدیت لے کر آئے اور ریسورسز پرووائڈ کرے, بلکہ سائبر کرائم میں بھی یہ کرے اور باقی دنیا کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوں. جواد احمد صاحب, مہوش حیات صاحبہ اور شوکت بشرا صاحب, تینوں کا بہت شکریہ. جواد بھائی ٹائم بالکل ختم ہو گیا. جی all power to women in Pakistan. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.